नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 20 थाना की पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के विनोद नगर मंडावली का रहने वाला बताया जा रहा है चोर। वहीं नोएडा के अलग अलग हिस्सों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था ये चोर। आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 7 से चोर को गिरफ्तार किया गया है। चोर के पास से पुलिस ने बाइक, सोने की चेन का टुकड़ा और तमंचा बरामद किया है। आपको बता दें, कानूनी कार्रवाई के बाद चोर को जेल भेज दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको नोएडा से दे रहे हैं, जहां नोएडा सेक्टर 20 थाना की पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के विनोद नगर मंडावली का रहने वाला बताया जा रहा है चोर। नोएडा के अलग अलग हिस्सों में चोरी की घटना को अंजाम देता था पकड़ा गया चोर। आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 7 से चोर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं चोर के पास से बाइक, सोने की चेन का टुकड़ा और तमंचा भी बरामद किया गया है। अगली खबर बहराइच से है, जहां प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। प्रशासन की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से बच्चों की जिंदगी अब खतरों में पड़ गई है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान और इंडिया हॉस्पिटल में करीब 50 बच्चे गंभीर हालत में भर्ती हैं, जिनमें से 11 बच्चे वेंटिलेटर पर है। अस्पताल प्रबंधन लगातार ऑक्सीजन के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा है। सीएमओ से कई बार ऑक्सीजन मुहैया कराने की गुहार भी लगा चुका है। इतना नहीं, सीएमओ ऑफिस को इस बारे में लिखित शिकायत पत्र भी दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अगर अस्पताल में भर्ती बच्चों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है जी, पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, मगर जो बच्चों के डॉक्टर हैं बच्चों का इलाज करेंगे, जो बड़ों के डॉक्टर हैं बड़ों के इलाज। अभी एक डॉक्टर जो आपके पास में खड़े थे, उनका कहना है कि उनके हॉस्पिटल में वो केवल DCH हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। ठीक, केवल बच्चों के डॉक्टर हैं, तो बच्चों के हिसाब से ऑक्सीजन दिया जाएगा। अभी हमने 2 डॉक्टरों की कमेटी बनाई है, डॉक्टर अजीत चंद्रा, डॉक्टर PK वर्मा। इनकी रिपोर्ट के आधार पर पत्र भेजा गया है। ऑक्सीजन को आपूर्ति SDM महोदय के द्वारा करा दिया। 11 बच्चे वेंटिलेटर पे हैं, बाकी O2 वार्बर पे है बच्चे। 26 बच्चे भर्ती हैं। मैं रात से ही सीएमओ साहब से फ़ोन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। रात को 20 सिलेंडर इन्होंने दिया था, सुबह के लिए तक पूरा हो गया। अभी सुबह से फिर मैं आया हूँ, तब से अभी तक का मुझे 1 सिलेंडर के लिए साइन करने के लिए नहीं दे रहे हैं। कभी फाइल मांगे, फाइल दिया, फिर उसके बाद बोले लिस्ट लेके आओ, लिस्ट ले आया। गार्जियनों का एक नंबर दिया हूँ, डिटेल दिया हूँ। मैं जो अपने मोबाइल से ऑनलाइन भी मैंने कहा सर आप विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद में मुझे कर दीजिए, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर दीजिए। 2 घंटे का मेरे पास में और ऑक्सीजन बचा हुआ है, सिलेंडर 2 लगे हुए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का इन दिनों बुरा हाल है। भीषण महामारी के कारण लोगों के जीवन पर संकट आ चुका है। जनता इस महामारी से जूझ रही है। सभी अस्पताल हाउसफुल हो चुके हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था भी करा उठी है। इसी बीच त्रिमूर्ति हॉस्पिटल से बुरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर सीएमओ द्वारा 21 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए थे, जो सुबह 4 बजे तक समाप्त हो जाएंगे। प्रबंधन के अनुसार यदि सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं हुई तो स्थिति काफी भयावह हो सकती है। अस्पताल में भर्ती लगभग 40 मरीजों के जीवन पर बड़ा संकट आ सकता है। यही हाल है वाराणसी के अन्य कोविड अस्पतालों में भी। किल्लत के चलते ऑक्सीजन खत्म होने के बाद मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा है। ऑक्सीजन के लिए जितने हमारे ऑक्सीजन के जो सिलेंडर फिलिंग स्टेशन है, सब पे लगातार जो है प्रशासन अपने उनके इंस्पेक्टर के माध्यम से अलॉटमेंट जारी किए हुए हैं और सभी ऑक्सीजन ज़्यादातर सभी ऑक्सीजन कोविड अस्पतालों में दे रहा है, लेकिन नॉन कोविड अस्पतालों में भी जो ऑक्सीजन जहाँ पे सीरियस मरीज है उनको भी दिया जा रहा है। इस तरह से ऑक्सीजन अभी अब तक वाराणसी में ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति निर्बाध चल रही है। हॉस्पिटल सर हर दिन कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं, मरीजों को बाहर दिया जा रहा है। आज एक नया मामला आया। नहीं, उसमें हमारे यहाँ इसके अलग इंस्पेक्टर हैं, मिस्टर KG गुप्ता है, वही इसके बारे में पूरा डिटेल रखते हैं। हमको ही बता रहा था, जरूरत पड़ती है तो डिस्ट्रीब्यूशन। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां मधेज टेक्नो कॉन्सेप्ट ने रामचरित गायन को यूट्यूब पर रिलीज किया है। आपको बता दें, इस दौरान जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
जुड़े रहे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवा वर्ग को कर्तव्य और प्रेम का संदेश देना डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने बताया है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां मेधस टेक्नो कॉन्सेप्ट ने रामचरित गायन को यूट्यूब पर रिलीज किया है। वहीं इस दौरान जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्चिंग कार्यक्रम में जुड़े रहे। आपको बता दें, इस दौरान डॉक्टर समीर ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवा वर्ग को कर्तव्य और प्रेम का संदेश देना है। अगली खबर नोएडा से है, जहां कोरोना महामारी में लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है। वहीं ऐसा ही हालात गौतम बुद्ध नगर स्थित कैलाश अस्पताल की है, जहां ऑक्सीजन की कमी को लेकर मरीजों की जान दांव पर लग रही है। इस वक्त अस्पताल में 450 कोविड मरीज ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर भर्ती हैं और अस्पताल के पास सिर्फ 3 से 4 घंटे का बैकअप ही बचा हुआ है। वहीं प्रशासन जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। पूरी रात से हम लगे हुए हैं आज ऑक्सीजन के पीछे। अब हमारे पास करीब 7-8 घंटे की है। मतलब सुबह 6 बजे से हम सब सारी मैनेजमेंट, हमारी रिसेप्शन, हमारे मेंटेनेंस टीम फ़ोन पे है। हमारे पूरे ग्रुप हॉस्पिटल्स में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हमने सब जगह एडमिशन भी स्टॉप कर दी है। हम नया पेशेंट ले ही नहीं रहे, क्योंकि जो हमारे पास है कम से कम उसके लायक तो हमारे पास ऑक्सीजन रहे। हमारे इस नोएडा हॉस्पिटल में मुश्किल से 4-5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम लोग को समझ नहीं आ रही है। इस टाइम हम यही मीटिंग कर रहे थे कि हम करें क्या आगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम रेट भी ज़्यादा देने को तैयार है, हम कुछ भी देने को, ताकि मरीज़ बच जाए। इस टाइम हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे मरीज़ की जान, क्योंकि वो आपका, मेरा, किसी का भी रिश्तेदार हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। इस टाइम मरीजों से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। किसी तरीके से अगर आप लोग भी कुछ हमें हेल्प कर सके, कोई भी कर सके, हमें। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं लक्सर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लक्सर में जहां वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, साथ ही कोरोना का रैंडम चेकअप भी लगातार जारी है। सीएससी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि लक्सर ब्लॉक में 28 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिले हैं, जिनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिसमें से 14 व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। ही एकदम कोरोना के केस बहुत बड़े हैं, क्योंकि लोगों में एक तरह से ये आ गया था कि कोरोना नहीं है, कुछ कोरोना ना कहीं था। लोगों में भ्रांतियां थी, कुछ लोगों ने ऐसे की थी, लेकिन लोगों को समझा जा रहा है। और अभी एकदम पॉजिटिव जैसे ही आए, हम लोगों ने सीएम साहब के निर्देशन पे पूरी प्लानिंग के तरह से कि सब लोगों को प्रत्येक को जितनी जाँचें होंगी तभी रिजल्ट आएगा। तो बहुत जाँचें कहीं हमने और एक्स्ट्रा टीम लगाई, टीचर्स को बुलाया गया, पुलिस प्रशासन 24 घंटे काम कर रहे हैं हमारे साथ मिल करके। सब हम लोगों की उपलब्धि ये है कि हम लोगों ने 36 को होम क्वारंटाइन किया था, जिसमें से 14। वहीं अगली खबर उत्तराखंड के थराली विधानसभा से है, जहां लॉकडाउन लगने की सूचना के बाद बैंकों में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नारायण बगड़ SBI में रोजाना की तरह लोगों की सड़क तक लंबी कतारें लगी, लेकिन इस दौरान हर कोई कोरोना महामारी से बेपरवाह नजर आया और लाइन में लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं इस दौरान बैंक के बाहर बिना मास्क के घूम रहे 10 लोगों का पुलिस ने चालान भी काटा। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील की। चौकी प्रभारी विनोद चौरसिया ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए वे तत्पर हैं और सघन गश्त अभियान चला रहे हैं। मैं सवेरे 10 बजे से यहाँ पर लगा हूँ। मैं बीच में आ रहे हैं लोग, आगे निकल जा रहे हैं। इसका कोई फैसले का जो है वो नहीं कर रहे, ख्याल नहीं कर रहे। जो सरकार बता रही है, अब इससे ज़्यादा क्या बोलें साहब। हिसाब किताब ये दिल्ली का ही धंधा ऐसा ही है। डेली लंबी कतारें लगी रहती है। कभी यहाँ पे सर्वर डाउन चल रहा है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग दूर दराज गाँव से यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी मात्रा में भीड़ लग रही है। कभी यहाँ का सर्वर डाउन चल रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना, कभी कैश की प्रॉब्लम है यहाँ पे लोगों को और काफ़ी अनेक प्रॉब्लम से यहाँ पे जूझ रहे हैं लोग। बैंक में बहुत से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको एहतियातन बताया भी गया था कि आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
लेकिन जिन व्यक्तियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उल्लंघन किया गया है उनके खिलाफ कोविड महामारी के तहत जुर्माने की कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी सख्ताई बढ़ती जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन का सख्ताई से पालन कराया। खबर हरिद्वार से है, जहां कोरोना महामारी के चलते व्यापारी की आर्थिक स्थिति और खराब होती जा रही है। जहां पहले बाजारों में लोगों की चहल पहल और भारी भीड़ दिखाई मिलती थी, वहीं अब इस महामारी की वजह से बाजारों का धंधा कमजोर पड़ गया है, जिस पर व्यापारी रविंद्र पॉल का कहना है कि इस समय व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया है। इससे पहले भी एक साल व्यापार की हालत ठीक नहीं थी। हमने सोचा था कि इस साल व्यापार की हालत ठीक हो जाएगी। इस समय उत्तराखंड में जो कोरोना की स्थिति बनी है, इससे तो व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे। की वजह से स्थिति इतनी भयावह हो गई हरिद्वार के अंदर कि यहाँ पे दिन पर दिन जो है कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। व्यापार को लें तो पिछले साल जो कोविड आया था उसमें व्यापारियों की उन्होंने कमर तोड़ दी थी, और अब तो स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि व्यापारी अब मरने के कगार पर है। सरकार ने 2 बजे का जो दुकानें बंद कर दी है और शाम को जो है 7 बजे के बाद जनता कर्फ्यू लगा दिया है। सरकार ने जो है सुबह 7 बजे से लेके और 2 बजे तक जो टाइम दिया है दुकान खोलने से, उस वक्त जो है व्यापारी क्या करेगा, क्योंकि व्यापार के लिए जो बंदे आते हैं 11-12 बजे के बाद ही आते हैं, और 2 घंटे में व्यापारी क्या करेगा। व्यापार तो बिल्कुल खत्म हो चुका है जब से कोरोना हुआ, और जब से हम सोच रहे थे चलो दिन में हो जाएगा, रात का कर लग गया तो रात का भी कोई वो नहीं है, मगर अब दिन का भी लगा दिया 2 बजे इन्होंने। कोरोना उसमें कुंभ में भी कुछ नहीं हुआ, कहीं में भी कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। खबर हल्द्वानी से है, जहां गर्मी बढ़ने से लोगों को पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर महिलाओं ने हाईवे पर जाम लगा दिया। विभाग के खिलाफ जमकर महिलाओं ने नारेबाजी की। वहीं हाईवे पर जाम की खबर मिलने से पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाकर रास्ता खुलवाया, जिस पर महिलाओं का कहना था कि उनके घर पर 2 महीनों से पानी नहीं आ रहा, जिसको लेकर पानी को लेकर कई बार जल संस्थान के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके बाद मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। वहीं जल संस्थान के अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मसूरी में नवरात्रि के अवसर पर ग्राम सिल्ला और चामासारी के सुरकंडा में देवी मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर कोरोना नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य रूप से प्रयोग किया गया। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस प्राचीन सुरकंडा मंदिर में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और इस मंदिर की अपनी विशेषता है। यहाँ पर मां सुरकंडा के साथ ही भगवान भोले शंकर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने कहा कि उन्होंने मंदिर में जीर्णोद्धार के लिए स्थानीय निवासियों से वार्ता की और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो 2022 में मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और उनकी कोशिश होगी कि वे क्षेत्र की सभी समस्याओं का निदान करें। सबसे पहले सिल्ला गांव गया था, जहां मुझे गांव वासियों ने मतलब वहां पर बुलाया था। भरत मंदिर का मुझे आशीर्वाद मिला वहां पर, और मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर मंदिर के उसमें यहाँ पर जो रोड का जो बुरा हाल है उसमें रोड के उसमें थोड़ा काम करा सकूं। गाँव वालों के साथ मिलकर जो भी मेरे से बनेगा वो मैं इनके साथ मिलकर इनका सहयोग करूंगा। 2022 का चुनाव तो माता रानी की कृपा से, अगर माता रानी की कृपा रहेगी तो जीत मेरी निश्चित है। वैसे समस्त मसूरी विधानसभा की जनता का सहयोग मिल रहा है, मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है, और दूसरा माता रानी का। अगली खबर लाल कुआं से है, जहां कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील कर रहा है। वहीं एक ही परिवार के 5 लोगों के संक्रमित पाए जाने पर प्रशासन ने एरिया को सील कर दिया है और इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस दौरान अधिकारी राजू नाबियाल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है, इसलिए नियमों का पालन करना सबके लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ना तो बाहर जाने की इजाजत है और ना ही किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी। लोगों से मास्क का प्रयोग करने की अपील की गई है।
देखिए, जो कोविड की गाइडलाइन के अनुसार जो भी वार्ड कंटोनमेंट होता है वहाँ के पूरे मोहल्ले वालों को कोविड टेस्ट करना होता है। तो लोग जो है, कुछ लोग बचना चाह रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसमें मैं मेडिकल विभाग के साथ डॉक्टर लपांडे जी के साथ जो है इनकी मदद के लिए आई हूँ कि डोर टू डोर आप लोग खुद देख ही रहे हैं कि सर्वे कर रहे हैं कि आप उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग टेस्ट कीजिए और इस बीमारी से बचें। और आप सावधानी बरतिए कि ऐसा नहीं, ये इसी वार्ड में पहले जो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है उनके दादा को और पोते को कोविड पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने टेस्ट किया तो उनके 5 लोग और पॉजिटिव आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से है, जहां जनता कर्फ्यू तोड़ने वालों को अब जेल में रात गुजारनी होगी। आपको बता दें कि कलेक्टर मनीष सिंह ने और भी सख्त नियम कर दिए हैं जनता कर्फ्यू के। वहीं कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले पूरे 1 दिन के लिए अस्थायी जेल में बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पहले केवल शाम तक ही उल्लंघन करने वालों को जेल भेजा जा रहा था, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत जो भी कोरोना के नियमों का उल्लंघन करेगा उसे 1 दिन के लिए जेल में भर्ती कर दिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां जनता कर्फ्यू तोड़ने वालों को अब 1 रात हवालात में बितानी होगी। आपको बता दें कि कलेक्टर मनीष सिंह ने और भी सख्त नियम कोरोना कर्फ्यू के किए हैं और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को पूरे 1 दिन के लिए अस्थायी जेल में भेजे जाने का आदेश दिया है। पहले केवल शाम तक के लिए कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को अस्थायी जेल भेजा जा रहा था। ये 30 तारीख तक सख्ती रहेगी। आज थोड़ा कुछ लोग निकले थे, गिरफ्तारियाँ फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं और डेली बसेस देंगे थाना प्रभारियों को, मजिस्ट्रेट्स को। डेली गिरफ्तारी की जाएगी जो भी नेसेसरी निकलेगा, और नहीं मानेंगे लोग तो अब उनको हम लोग एक रात से अधिक जेल में रखे। अभी सुबह से लेकर शाम तक छोड़ देते हैं, नहीं अगर समझ में आएगी लोगों को तो फिर उनको रात बितानी पड़ेगी जेल में। वहीं टीकमगढ़ पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक इंदिरा कॉलोनी निवासी शहजाद अली का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। बता दें कि पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक शहजाद अली को हाल ही में आरक्षक से प्रधान आरक्षक की पदवी मिली थी। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह जिले में के चुनाव में प्रधान आरक्षक शहजाद अली की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके बाद 13 अप्रैल को उन्हें काफ़ी तेज बुखार आया। फिर वो उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, उनका कोरोना टेस्ट भी किया गया और 15 अप्रैल को प्रधान आरक्षक शहजाद अली की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद 17 अप्रैल को हालात गंभीर होने के कारण उन्हें 19 अप्रैल को उपचार के लिए भोपाल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही प्रधान आरक्षक शहजाद अली की मृत्यु हो गई। जिसके बाद प्रधान आरक्षक शहजाद अली का शव टीकमगढ़ लाया गया, जहां गुरुवार को मृतक प्रधान आरक्षक को बड़े कब्रिस्तान ले जाया गया और उनको पुलिस द्वारा सशस्त्र सलामी देकर सुपुर्द खाक किया गया। खबर नागदा से है, जहां हाईवे ब्रिज के निर्माण कार्य का निरीक्षण के लिए नागदा एसडीएम आशुतोष गोस्वामी और सीएसपी मनोज रत्नाकर नायन डैम पहुंचे, जहां उन्होंने डैम की जांच के दौरान मजदूरों से मास्क लगाने की अपील की। इस दौरान सीएसपी मनोज रत्नाकर ने कहा कि शहर में पूर्ण लॉकडाउन है, लोग इसका पालन करें, साथ ही घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहनें। तारीख तक सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू का रहेगा, जिसके तारतम्य में आज से हमारे द्वारा सीएसपी नागदा, तहसीलदार नागदा, टीआई नागदा, टीआई बिरला ग्राम, इन सभी के साथ आज शहर में जगह जगह जाके चेक किया गया, इंश्योर किया गया कि जनता कर्फ्यू का पालन पूर्ण रूप से किया जाए। बड़ी ही सभी लोग नागदा शहर के जितने भी नागरिक सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं प्रशासन का, और यह बहुत ज़रूरी है कि संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए सभी लोग जनता कर्फ्यू का पालन पूर्ण रूप से करें। और इसी के साथ साथ हमारे द्वारा आज 12 बजे एक सर्किट हाउस में मीटिंग ली गई थी, जिसमें भी नागदा तहसील स्तर के जितने भी अधिकारी थे उनके साथ इस जनता कर्फ्यू में आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित कराने हेतु और इस कर्फ्यू के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें सभी तहसील लेवल के अधिकारी उपस्थित थे।
दोनों टीआई और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीएसपी साहब सब लोग हम लोग उपस्थित, सीएम नागदा भी उपस्थित थे। कोरोना महामारी के इस दौर में पूरा बालाघाट जिला त्रस्त है। जिला प्रशासन इससे निपटने के लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन वारासिवनी विधायक ने उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए खोले जा रहे 50 बेड वाले कोविड केयर सेंटर को समय पर शुरू न करने और भेदभाव किए जाने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर के व्यवहार से वो निराश हैं। विधायक और मध्य प्रदेश खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बताया कि वैनगंगा नदी वाला घाट जिले के 2 हिस्सों में बांटती है। जिला प्रशासन का पूरा ध्यान नदी के उस पार है। आपको बता दें कि 50 बेड वाले कोविड अस्पताल की शुरुआत वारासिवनी में होनी है, लेकिन विधायक ने स्थानीय कलेक्टर पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय कलेक्टर का पूरा ध्यान दूसरे हिस्सों पे है जिले के, जिसकी वजह से कोविड अस्पताल शुरू नहीं हो पा रहा। 50 बेड के साथ उनके जो बेडशीट वगैरह होते हैं, गद्दे, ये सारी व्यवस्था हो चुकी है। साथ में 12 कूलर लगे हुए हैं और इसके साथ पानी की व्यवस्था और विधिवत यहाँ पे लाइट की व्यवस्था। तो फिजिकल हमारे को ज़रूरत होती है किसी भी पेशेंट के लिए, तो वो तो फिजिकल चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मेडिकल फैसिलिटी और हमारा पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टर, और एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ऑक्सीजन। इसके लिए अभी हमें 2 से 3 दिन समय चाहिए होगा। जिला कलेक्टर साहब के यहाँ से अभी निर्देश हुए हैं, कल से यहाँ पे ऑक्सीजन की लाइन चालू की जाएगी। ये बड़ा खेद है कि वारासिवनी का जो कोविड सेंटर, उसको जिले में सबसे पहले कोविड सेंटर बनाने का प्रयास है, जिसमें हमारे माननीय कलेक्टर एसपी भी 2 बार इसका निरीक्षण कर चुके हैं। लेकिन 12 दिन होने के बाद भी स्थानीय व्यवस्था आप देख रहे हैं कि पूरी व्यवस्था हम करा चुके हैं। ये व्यवस्था शासन प्रशासन ने नहीं किया है, ये प्रशासन हमारे समाज सेवियों ने वारासिवनी क्षेत्र के और जो हमारे जो व्यापारी वर्ग सबके सहयोग से हमने प्रारंभ किया है। ये कूलर देख रहे हैं आप, हरी मेड देख रहे हैं, ये सब हमने प्रयास किया। लेकिन खेद है कि 12 दिन के बाद भी लांजी, परसवाड़ा, लामता में खुल गया कोविड सेंटर, लेकिन वारासिवनी नहीं खुला। खबर दमोह से है, जहां कोरोना महामारी के बीच उपचुनाव के बाद से ही दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल लापता हो गए हैं। वहीं इनकी गैर मौजूदगी में लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहीं इनकी वापसी के बाद प्रहलाद पटेल ने जिला अस्पताल का जायजा लिया, जहां मरीजों से बात करते हुए उनकी परेशानी उन्हें अमर्यादित लगने लगी। सांसद ने मरीजों से कहा, ऐसे में तू 2 खाएगा? तो मरीज ने जवाब देते हुए कहा, मैं तो 2 खाने के लिए ही आया हूं और मेरी माँ जो भर्ती है वो भी खा रही है। इलाज बस नहीं मिल रहा। जो मरीज भर्ती है उनके परिजन गंदगी के पास सोने के लिए मजबूर है। उन्हें रुकने या ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आलोट नगर परिषद की जनता को पानी नसीब नहीं हो रहा। वहीं जब सैकड़ों लोगों ने नगर परिषद का घेराव किया और अधिकारी से जवाब मांगा, तो उसके बाद भी अधिकारी बाहर नहीं निकल कर आई। जब काफी देर तक हंगामा हुआ, तब जाकर अधिकारी बाहर आई और अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ कर चली गई। आपको बता दें कि लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आलोट नगर परिषद की जनता को पानी नसीब नहीं हो रहा। सैकड़ों लोग परिषद का घेराव कर रहे हैं और अधिकारी से जवाब मांगा तो अधिकारी बाहर नहीं आई। काफी हंगामे के बाद जब अधिकारी बाहर आई तो उन्होंने अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। आलोट नगर में लॉकडाउन लगा हुआ है। सरकार कहती है आप घर में रहें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें। आखिरकार आलोट की नगर की जनता को ऐसा क्या हुआ कि घर से बाहर मटके लेकर नगर पालिका आलोट में आना पड़ा। वहीं पर नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से जब बात करना चाहिए जनता ने, तो मैडम ने केवल हाँ हाँ करती हूँ करके बात को टालने के सिवा और कुछ नज़र नहीं आया।
महिलाओं ने आक्रोशित होकर जो मटके घर से लाई थी वह सीएमओ मैडम के चरणों में फोड़ते हुए, समर्पित करते हुए यह निवेदन कहा कि मैडम हमें घर से निकलने के लिए मजबूर न करो, हम बीमारी से तो मर रहे हैं, कहीं हम प्यासे ना मर जाएं। लोकमंच न्यूज़ के लिए आलोट से राकेश चौहान। मंडला जिला के बहमनी स्वास्थ्य केंद्र में बीती रात 15 से 20 लोगों ने चिकित्सक संतोष मरावी के साथ बेवजह मारपीट की, जिसके बाद डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट बहमनी थाना में दर्ज करवाई और सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार नाइट ड्यूटी में उपस्थित डॉक्टर संतोष मरावी के साथ सिलगी निवासी पंकज पटेल ने अपने 15 से 20 साथियों के साथ मारपीट की। बता दें कि पंकज अपने भतीजे को अस्पताल दिखाने आए थे और सीधे डॉक्टर के निवास पहुंचे। डॉक्टर ने अस्पताल चलने की बात कही। जब वे अस्पताल पहुंचे तो पंकज और उसके साथी डॉक्टर संतोष मरावी से अस्पताल के अंदर गाली गलौज करते हुए उन पर टूट पड़े। अकेले होने के कारण डॉक्टर अपना बचाव भी नहीं कर पाए। वहीं मारपीट करने के बाद पंकज पटेल और उसके सभी साथी अस्पताल से फरार हो गए। कल रात ये जो मरीज है, मरीज के परिजन हैं, ये लोग मेरे घर पे आए और मरीज को देखने के लिए बोले कि घर पे देख लो। तो मैंने उनको बोला कि अस्पताल ले जाना, वहाँ नर्स हैं तो वहाँ देख लेगी और ज़रूरत पड़ने पे मुझे वो बुला लेगी। इसके बाद क्या हो कि ये अस्पताल लेके आए मरीज, ठीक है। और ये जब लेके आए थे तो लगभग 15-20 लोग इकट्ठे साथ में थे वार्ड के अंदर। तो नर्स मैडम का कहना था कि बाहर निकल जाओ, एक मरीज के साथ एक ही व्यक्ति रहेगा, तब मैं उसे देखूंगी, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है तो सभी लोग डरते हैं भीड़ भाड़ से। और इसी बीच तू में होने लगा, हाथ झड़प होने लगी। डॉक्टर संतोष मरावी है, यहाँ शासकीय अस्पताल में पदस्थ है। उनके साथ मारपीट की घटना की गई थी पंकज पटेल और उनके साथियों द्वारा। उस पर संज्ञान लेते हुए डॉक्टर साहब की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध किया गया, 353 में अपराध पंजीबद्ध किया गया, मारपीट का मुकदमा कायम किया गया, STSC एक्ट का मुकदमा, STSC एक्ट की धाराएं भी लगाई गई और मध्य प्रदेश चिकित्सा संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम के तहत भी धाराएं उन पर लगाई गई है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, आज उनको न्यायालय पेश किया जाएगा। खबर सरगुजा से है, जहां लखनपुर पुलिस ने गांजा तस्कर के मामले में युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रभारी शिशिरकांत सिंह अपने उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर एक टीम गठित की और गांजा तस्कर को घेराव कर उसके पास से 1100 ग्राम गांजा के साथ युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 15,000 की रकम भी बरामद की गई। वहीं पुलिस ने अपराधी पर 20B NDPCA एक्ट के तहत आरोपी युवक कृष्ण कुमार रजवाड़े की गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने गांजा तस्कर के पास से 15,000 रुपए भी बरामद किए। साथ ही गांजा तस्कर के पास से 1100 ग्राम गांजा भी बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। पूरे रेंज में ही श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय के आदेश पे और हमारे जिले में ही खास करके श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे और हमारी SDOP मैडम के निर्देशन पे लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में कल हमको सूचना मिली थी कि ग्राम भरतपुर का एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा रखकर बेचने के फिराक में घूम रहा है। जिस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस टीम ने मौके पे जाकर उनके बताए अनुसार ग्राम भरतपुर में जाकर रेड कार्रवाई करी और एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसका नाम कृष्ण कुमार राजवाड़े है, भरतपुर निवासी है। उसके कब्जे से हमको लगभग 1 किलो 100 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत बाज़ार में लगभग 15,000 रुपये है, बरामद हुई है। बरामद होने पर हम लोगों ने उसके मौके पे ही जब्त करके NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई मौके। खबर जबलपुर से है, जहां पनागर में मिश्रा परिवार को NSA अपराधी कृष्णा यादव द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और अवैध तरीकों से पैसों की डिमांड भी की जा रही है, जिसकी वजह से तनाव में आकर पीड़ित परिवार के बड़े लड़के आशीष मिश्रा ने जहर खा लिया। वहीं पीड़ित परिवार ने शासन से कार्रवाई करने और न्याय की गुहार लगाई थी। परिवार ने कहा कि अगर शासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, उनका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा।
आपको बता दें कि थाना प्रभारी ने इस मामले में कहा कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर 384 के तहत कार्रवाई की गई है। कृष्णा यादव नाम का एक व्यक्ति मेरे को विगत 6 महीने से परेशान कर रहा है। मेरे से 1000 रुपये गाड़ी मांगता है, कहीं है तो मेरे को जान से मारने की धमकी देता है, यदि पैसा नहीं दूंगा तो। मेरी गाड़ी भी भगा दिया बहुत सारी। कृष्णा यादव एक बदमाश है क्षेत्र का, 38-40 मामले हैं पहले से उसके ऊपर। अभी 2-3 महीने के लिए जेल गया था, जेल से छूट के फिर उसकी वही हरकतें हैं और बोलता है कि मैं विधायक जी का आदमी हूँ। कौन विधायक है? इंदू तिवारी का आदमी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यदि कुछ होगा भी तो वो छुड़वा लेंगे मेरे को। मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और यथोचित कार्रवाई की जाए। मेरी जान को खुद खतरा है यहाँ पे रहने से। वो गुंडा बहुत दिनों से बहुत परेशान कर रहा है, वो धमकी दे रहा है, तो मेरे पति को कुछ सूझा नहीं, टेंशन के मारे वो जहर खा लिया है। मैं क्या करूँ? मेरी एक लड़की है, मेरा कुछ सोल्यूशन निकालो। यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, यहाँ की पुलिस सब खाऊ है, उड़ाऊ है। यहाँ की पुलिस सब देखती है, कुछ नहीं करती है। मेरा काम भी बंद कर दिया है, मेरे लेबर लोगों को सबको भगा दिया है। एक कृष्णा गुंडा कृष्णा यादव परेशान कर रहा है बहुत दिन से। आशीष और संदीप के पिता सुग्रीव मिश्रा ने थाने में शिकायत की थी, ये अवैध रूप से वसूली करना चाहते हैं, जिसमें उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। अवैध वसूली 384 का अपराध पंजीबद्ध किया है और उसमें आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो कल भी हमारी पुलिस पूरा वहाँ पे निगाह रखी रही, आज भी निगाह रखी रही और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने बताया था कि उनको खदेड़ा था, तो हमने उनको समझाई दी थी कि हमने कहा तुम अभी अकेले कहीं नहीं जाएँ, अगर कहीं एक आध आदमी साथ में लेके जाए और अगर कहीं सूचना मिलती तो हमको खबर करें। तो कल भी हमने उसकी तलाश की थी और आज भी हम। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।